सभी लोग ठीक होंगे आई होप। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो गया था डिस्कशन पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। ठीक है, 67th बीपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। सेट नंबर ए है, सेट जो है वो ए है और उसी को डिस्कशन कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और 26 से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है हम डिस्कशन 100 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे, इसलिए क्योंकि बीच में जो है करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका अभी के हिसाब से कोई मतलब महत्व उतना नहीं है। जानकारी के हिसाब से हम लोग जान लेंगे लेकिन उतना महत्व नहीं है, इसलिए थोड़ा तेजी में चलेंगे। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब किसी को रक्त चढ़ाया जाएगा, ब्लड चढ़ाया जाएगा, तो उसमें सिर्फ रक्त, यानी रक्त न केवल रक्त के प्रकार, यानी कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ये क्या है, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, वही सिर्फ नहीं देखा जाएगा बल्कि कुछ और भी संगत होना चाहिए। तो संगत क्या होना चाहिए आप ही सोचिए। ठीक है, यही होना चाहिए ना कि अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है वो ए बी निगेटिव वाला है, ए निगेटिव वाला है, बी निगेटिव वाला है, तो उसको हम बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव का ब्लड तो नहीं चढ़ा सकते। पॉजिटिव किस कारण से होता है, ब्लड पॉजिटिव या निगेटिव किस कारण से होता है, वो इसी कारण से होता है क्योंकि उसमें RH फैक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, RH कारक। जिस ब्लड में, ब्लड सेल के ऊपर RH फैक्टर पाया जाएगा वह ब्लड पॉजिटिव होगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो निगेटिव होगा। अब अगर मान लीजिए कि निगेटिव ब्लड वाले को अगर पॉजिटिव ब्लड की मतलब चढ़ा दिया जाए, उसको ब्लड की ज़रूरत थी, सिर्फ यही देखा गया कि ए निगेटिव है, ए उसका ब्लड ग्रुप है, तो ए पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप लिया गया, ब्लड लिया गया और ए निगेटिव वाले को चढ़ा दिया गया मान लीजिए, तो क्या होगा, उसका जो ब्लड है वो ऐसे ट्रीट करेगा कि जैसे ये एंटीजन है, मतलब बाहर से आया हुआ पदार्थ है, और फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा और फिर ब्लड बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, उसको ब्लड चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और मरीज मर जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। यही बताना, आंत में होती है, लिवर में होती है, किडनी में होती है, मस्तिष्क में होती है, या फिर इनमें से और जगह होती है। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताइए। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड जो होती है, वो मस्तिष्क में होती है। ठीक है, ये मटर के दाने के समान होती है। ठीक, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे शरीर को जो है क्या कहती है, कंट्रोल करती है। ठीक, क्योंकि ये हमारे शरीर का लंबाई जो बढ़ता है उसमें भी मदद करती है, या फिर डेवलपमेंट होता है हमें उसमें मदद करती है। दूसरे जो ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड, उसको भी कंट्रोल करती है जरूरी हार्मोन बना के। समझ गए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जरा सोच के देखिए क्या क्या ऑप्शन में, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, पराबैंगनी। अगर आप इसमें से किसी का भी जानते होंगे, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो पराध्वनि तरंगे जो है वहाँ पे लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक। ठीक है, और होता क्या है, अल्ट्रासाउंड होता है, तभी हम जानते हैं ना कि मतलब बच्चे को हम देखते हैं ऐसे कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या होगा इसका आंसर, सी। ठीक है, अब होता क्या है, आम बोलचाल में तो इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अगर एक्स किरण होता है, एक्सरे जो होता है, अगर उससे हम स्कैन करें तो क्या होगा, बहुत ही जो है हानिकारक होगा बच्चे के लिए, तो उसका इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता। इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का असल में इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या होता है, जाके बच्चे से ऐसे टकराता है और टकराने के बाद उसका पिक्चर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है, जिससे हमको भ्रूण के डेवलपमेंट का पता चलता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, यानी ऐसा रक्त समूह जो सारे किसी भी ब्लड ग्रुप का मतलब उसको चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ब्लड, तो वो है AB। ठीक है, पर पॉजिटिव निगेटिव अलग होता है। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले को निगेटिव चढ़ा दें, मतलब ये फैक्टर सेम होना चाहिए, बाकी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, B पॉजिटिव या A पॉजिटिव भी AB पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, रेसिपिएंट। और यहीं पे अगर पूछता कि यूनिवर्सल डोनर, तो वो होता DO। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया एक संक्रमण है, तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़े का? बताइए अपना आंसर। तो सही उत्तर है फेफड़ों का। ठीक है, देखिए निमोनिया मुख्य रूप से हमारे फेफड़े यानी लंग्स की बीमारी है। ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के हमले के कारण होती है। इसमें फेफड़ों के अंदर मौजूद जो छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं, जिसको एल्वियोली कहते हैं, में सूजन आ जाता है और उनमें मवाद यानी पानी भर जाता है। इसी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी या तेज बुखार भी हो जाता है। समझ गए निमोनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 यानी कि 31, और 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोविशील्ड, अब आगे हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर बता दूंगा। ठीक है, समझ गए। तो कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन, जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो सिंपल, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, ए, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। ठीक है, कोरोना महामारी में यही सब हुआ, कोविशील्ड बना था जिसको सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इसके फार्मूला जो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फार्मूला था। ठीक, एक कोवैक्सीन भी था जिसको भारत बायोटेक ने बनाया था, हैदराबाद में तुर्कापल्ली जिनोम वैली में स्थित है। ठीक है, मैं वहाँ काम करता था इसलिए पता है। खैर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो लंबाई सिर्फ पूछा है, ये है बी, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, बाकी थोड़ा सा जान लीजिए। अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश, मनाली और जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। इसके बनने के कारण जो है मनाली और लेह के बीच का सफ़र जो है वो लगभग 46 किलोमीटर कम हो गया है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो वो वर्ष था 2017। समझ गए, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 2019 में। ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक समूह है उसको नागरिकता प्रदान करना, यानी कि डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, क्या करता है? नई दिल्ली में AIT पार्क का निर्माण? नहीं। केंद्रीय सचिवालय, संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रीय आवासों का निर्माण? सही बात है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और राज्य के विभाजन, 36 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और राज्य के विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो देखिए, दिल्ली की तर्ज पे जो है जम्मू का भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का, पर उसका जो मतलब डिवीज़न हुआ, विभाजन हुआ, तो लद्दाख भी एक लेजिस्लेटिव मतलब एक यूनियन टेरिटरी बना, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। ठीक, तो इसका क्या होगा? सी। ठीक है, लद्दाख में। तो साल 2019 में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर से 370 की धारा जो है हटा दी गई और राज्य को जो स्पेशल दर्जा मिला हुआ था उसको हटा के क्या किया गया? राज्य से यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। जो जम्मू कश्मीर एक तरफ, ठीक है, जहाँ दिल्ली और पुदुचेरी की तर्ज पे ही वहाँ पे विधायिका है, यानी विधानसभा चुने जाते हैं, विधायक मुख्यमंत्री होंगे। और लद्दाख, यहाँ पे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की तरह जो है कोई भी विधायिका या विधानसभा नहीं होगी। यहाँ का शासन जो है सीधे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल यानी LG के द्वारा संभाला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो आप बताइए, छोड़िए आप मत बताइए। ये है बी, संदेश झिंगन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? थोड़ा सा याद रख लीजिए, थोड़ा सा कभी कहीं पूछ दे। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर है सी, 1 फरवरी 2019। ठीक है, तो हुआ क्या कि पीएम किसान योजना के नाम से इसको जानते हैं। इस योजना के तहत जो सरकार छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 की आर्थिक मदद देती है, 2000 करके 3 किस्तों में देती है। इसकी घोषणा जो है पीयूष गोयल ने की थी उस समय, फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में। ठीक, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? स्वर्ण पदक कौन जीता था, याद है? भाला फेंकने में जीता गया था। ठीक है, बी। तो यह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज ही हो गया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोरोना की वजह से जो है वो 2021 में हुआ, और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, जिसको जैवलिन थ्रो कहते हैं। 87.58 मीटर की दूरी जो है तय करके वो भाला जो है एक रिकॉर्ड बनाया, और गोल्ड मेडल जो है स्वर्ण पदक भारत ने जीता। इसी ऐतिहासिक जीत की खुशी में अब हर साल जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर है ए, 19। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक्स वह खेल प्रतियोगिता है जिसमें दिव्यांग एथलीट जो होते हैं, जो तो मतलब कहीं से कुछ दिव्यांग हो, समझ गए ना, तो वो हिस्सा लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और कुल 19 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो ये तारीख था डी, 1 अगस्त 2021। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल समझिए, क्वेश्चन की डिफिकल्टी कितनी है वो समझिए, करेंट अफेयर्स भी किस तरह से पूछे जा रहे हैं। बेसिकली एक घटना हुई थी कि जब प्लेन आखिरी जा रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि नाइट विजन में एक फ़ोटो खींच गई थी किसी सोल्जर की, ठीक है, मेजर की, तो उसके वजह से पूरी दुनिया में जो है ये वायरल हो गया था, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, समझ गए? तो वो मेजर कौन थे? मेजर जनरल क्रिस डोनहाउ। ठीक है, तो अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अमेरिका वहां से अपनी सेना वापस बुला रहा था। 31 अगस्त 2021 की रात को काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी सैन्य विमान C-17 उड़ा। उस विमान में सवार होने वाला सबसे आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनहाउ थे। उनकी नाइटिंगेल यानी नाइट विजन कैमरे से ली गई एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। समझ में आ गया? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? बताइए, आप लोग बताइए। बी, डसॉल्ट एविएशन ने। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? बताइए। बहुत ज़्यादा ये था, क्योंकि इसमें हमने अपने 20 जवान जो है खो दिए थे। तो ये जून में हुआ था। ठीक है, जून 2020। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो है हिंसक आमना सामना हो गया, और एक बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि 15-16 जून था ये, और उस रात को ये घटना हुआ। सुबह सुबह जो है अखबार में ये सब आया, तो हम लोगों ने जाना, तो इसमें 20 वीर जवान जो है शहीद हो गए थे। चीन के भी कई सैनिक मारे गए, लेकिन वो आंकड़ा जो है चीन ने नहीं दिया। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। पेगासस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस साल। ठीक है, तो जो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली न्यूज़ में ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक एक फैक्ट उसका पढ़ लीजिएगा। ये हुआ था कि राहुल गांधी के मोबाइल में ऐसा कुछ स्पाईवेयर जो है ऐसा कुछ चला था। ठीक है, संसद के अंदर। तो पेगासस स्पाईवेयर जो है किस देश ने विकसित किया था? ठीक, किया था ही पूछेंगे, तो ये इजराइल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46।
46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को पूरा किया था। तो देखिए, आप डिफिकल्टी लेवल देखिए और इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2021। 47 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 यानी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था। तो ये था रशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था कब, मतलब कौन से राष्ट्रपति के रूप में। तो ये 46वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये सब भी याद रखिएगा कि इस बार 26 जनवरी में कौन थे। ठीक है, या जब भी एग्ज़ाम होगा अगर उससे पहले अगस्त आ जाता है तो अगस्त वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हर साल 26 जनवरी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत किसी भी विदेशी नेता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता था। 2021 में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन फैलने के कारण उनका दौरा जो है रद्द कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए 2021 की परेड में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था। समझ गए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। यही है आंसर है बी, टी.एस. त्रिमूर्ति। ये जो है 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग बताइए, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार स्पेशल में आ गए। तो ये इसका आंसर है ए, गोपालगंज। ठीक, जिनका भी सही है बहुत अच्छे। तो सेक्स रेशियो जो होता है, लिंग अनुपात, यानी हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे बेहतर लिंग अनुपात जो था वो गोपालगंज जिले का था, जहां 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं थी। यानी पूरे बिहार में इकलौता यही ऐसा जिला था जहां महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक थी। ठीक, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी, बताइए, बी, 1913। जब 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया तो वहाँ कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का गठन हुआ। इस नवनिर्मित बिहार विधान परिषद की सबसे पहली ऐतिहासिक बैठक जो हुई वो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर यानी पटना में बुलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, फुटबॉल खिलाड़ी है या शतरंज खिलाड़ी है। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, रश्मि कुमारी बिहार की एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। कैरम खेल की महारथी हैं और कई बार वर्ल्ड कैरम चैंपियन से जैसे तथा सार्क में चैंपियन रह चुकी हैं। वो देश की सबसे बेहतरीन कैरम खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं। ठीक, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था। तो किस लिए दिया गया बताइए आप लोग। ये तो बताना ही बनेगा। देखिए उस समय कोविड के टाइम पे अगर आप थे तो बहुत अच्छा काम किया था बिहार सरकार ने। चलिए इसका जो आंसर है वो है डी, कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार के बाहर फंसे हुए जो लोग थे उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए, पैसा भेजने के लिए एक ऐप बनाया गया था। ठीक है, समझ गए, मोबाइल ऐप बनाया गया था जिससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और उनके बैंक खाते में जो है मदद पहुंचाई गई थी। तो ये एक तरह का डिजिटल प्रयास था जिसको केंद्र सरकार ने सराहा और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया था बिहार को। ठीक है, चलिए
55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइए। इसका आंसर है 38 ए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं विधायकों के पद। समाज के कमजोर वर्गों को राजनीति में सही प्रतिनिधित्व देने के लिए इनमें से कुछ सीटें जो है रिजर्व रखी गई हैं। इन 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची जो 203 सीटें हैं वो सामान्य श्रेणी में आती हैं। कभी ये पूछ दे कि कितनी सीटें जो है सामान्य श्रेणी में आती है, ठीक है, तो ये याद रखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, बताइए। 2006 में किया गया था, बी आंसर है इसका। गांव के विकास और पंचायतों जैसे मुखिया सरपंच इनके चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने क्या किया, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया। इस कानून के तहत बिहार में पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया बिहार जिसने स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को पूरे 50% यानी आधा आरक्षण दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो 2000 ईस्वी में किया गया था। बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी जान लीजिए थोड़ा सा। तो पहले बिहार और झारखंड जो है एक ही राज्य हुआ करते थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बना गया जिसको झारखंड नाम दे दिया गया और ये भारत का 28वां राज्य बन गया। 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। और भी चीज़ें पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो ये था डी, कौशल और उद्यमिता विकास। 59 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और क्वेश्चन कहता है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो इसका आंसर है बी, 7। तो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। इसके लिए बिहार सरकार ने एक विशेष उप मिशन बनाया है जिसमें समाज के कल्याण से जुड़े 7 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग शामिल हैं ताकि सब मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। खूब भलाई हुई है। खैर 60 नंबर क्वेश्चन कहता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया, तो 2020 में शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किसी जिले से किया था हमारे प्रधानमंत्री ने। तो वो जिला कौन सा था यही बताना है। तो जिला था खगड़िया, डी। कोरोना लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूर अपने गाँव में लौट के आए थे उन्हें उनके घर के पास ही काम यानी रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार गांव से किया गया था, ठीक है। 125 दिनों का रोजगार देने की बात कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 61 यानी कि 61 और 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। देखिए आ गए हम लोग इतिहास में, ठीक है, और इतिहास में ये क्वेश्चन पहला। और बताइए कि गुजरात में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल था, ठीक है, तो वो था ए, लोथल, ठीक है, यानी है लोथल, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं कि समय लोथल जो है एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह यानी डॉकयार्ड था। इंग्लिश में बंदरगाह को डॉकयार्ड कहते हैं जहां से विदेशों के साथ व्यापार होता था। यह आज के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। बाकी जो 2 विकल्प आप देख रहे हैं कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, ये सब जो है तो कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक था विद्यालय, ए, ठीक। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य यानी चोला अंपायर जो है बहुत ही शक्तिशाली अंपायर था जिनकी सेना यानी नौसेना जो है नेवी बहुत मजबूत थी। इस महान चोल वंश
की दोबारा स्थापना 9वीं शताब्दी 850 ईस्वी के आसपास में विजयालय नाम के राजा ने की थी। उन्होंने तंजावुर यानी तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। सीधे सीधे अध्यक्ष ही पूछ लिया है, वो भी प्रथम। बताइए। उनके शिष्य ही थे महाकश्यप, इनको महाकश्यप भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के तुरंत बाद उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजगिरी यानी बिहार की सप्तपर्णी गुफा में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध संगीति कहते हैं और प्रथम कहते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। यह मीटिंग जो है अजात शत्रु ने बुलाई थी। ठीक है, उस समय राजा थे मगध के, और इनकी जो इस संगीति की अध्यक्षता जो है बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक महाकश्यप इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किरातर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है। तो इसको लिखा है भारवी ने। ठीक, भारवी ने लिखा है। तो किरातर्जुनीय नियम किरात अर्जुनियम यानी अर्जुन के बारे में कुछ है। तो संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस किताब की कहानी जो है महाभारत के एक हिस्से पर आधारित है, जिसमें अर्जुन और भगवान शिव, ठीक है, किरात मतलब शिकारी, समझ गए, किरात और अर्जुन, यही दोनों शब्द मिला के किरात अर्जुनियम बना। ठीक है, तो शिकारी के भेष में थे भगवान शिव और उन दोनों के बीच युद्ध होता है और जो बातचीत होता है उसी का वर्णन है इस महाकाव्य के अंदर। ठीक है, इसको 6ठी शताब्दी के लेखक यानी कवि भारवी ने लिखा था। चलिए 65वां क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा गलती भी हो जाता है लोगों से कि दिल्ली का जो मशहूर कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वह केवल इसकी पहली ही मंजिल बनवा पाया था। उसकी मृत्यु हो गई पहले ही। इसके बाद उसके दामाद जो थे और अगले सुल्तान जो बने इल्तुतमिश, उसने इसके ऊपर के 3 और मंजिलें बनवा कर इसको पूरा किया, कंप्लीट करवाया। इसलिए पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक में ना जाके टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये थे ऑप्शन सी हरिहर बुक्का। ठीक, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी साम्राज्य के सबसे महान राजा हुए थे कृष्णदेव राय। ठीक है, जिनके दरबार में तेनाली राम रहते थे। इस पूरे साम्राज्य की शुरुआत जो है साल 1336 में 2 भाइयों ने मिलकर की थी, जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे इस साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67वां नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। तो किस मुगल शासक है, तो जहांगीर के समय आया था। सी, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार यानी परमिशन चाहते थे। इसके लिए ब्रिटेन के राजा जो जेम्स प्रथम थे, उसने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा, 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, अजमेर में उस समय दरबार लगा हुआ था, वहाँ भेजा। ठीक है, तो वहाँ अपनी बुद्धिमानी से जहांगीर को उसने खुश कर दिया, कामयाब रहा और अंग्रेजों के लिए भारत में फैक्ट्रियाँ खोलने की इजाज़त ले ली थी। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल डी। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, लेकिन उनके दरबार में 9 बेहद बुद्धिमान लोग रहते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं नवरत्नों में से एक अबुल फजल, उन्होंने अकबर की पूरी जीवनी और उनके शासनकाल के नियमों के बारे में एक बड़ी किताब लिखी, जिसका नाम था अकबरनामा। इसी किताब के तीसरे और सबसे मुख्य हिस्से वॉल्यूम को आईने अकबरी कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। तो ये लागू की गई थी, बताइए। बी, मद्रास में। अंग्रेजों के ज़माने में
जो है किसानों से टैक्स यानी लगान वसूलने के अलग अलग नियम थे। रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने बीच के जमींदारों को हटा दिया और सीधे किसानों यानी रैयत से ही टैक्स वसूलना तय किया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास प्रांत के 12 महल जिले में शुरू किया था, जो बाद में बम्बई और असम में भी लागू हुई थी। समझ में आ गया? उस समय बम्बई था, अब मुंबई है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो किया गया है वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है। ए, तो अंग्रेज इतिहासकार 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह यानी सिपॉय म्यूटनी या छोटा मोटा दंगा मानते हैं, लेकिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और विचारक विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में पहली बार डंके की चोट पर यह कहा कि यह कोई मामूली विद्रोह नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी की पहली सामूहिक लड़ाई यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये नहीं पूछा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर ये पूछता तो होता सरोजिनी नायडू, लेकिन महिला पूछा तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। तो ये लोग गलती करते हैं, लेकिन आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। तो कोई भी महिला अध्यक्ष अगर हो तो पहले जो है एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। एनी बेसेंट जो है इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखने के लिए अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उत्तर में सरोजिनी नायडू 1925 में उन्होंने ये अध्यक्षता की थी। ठीक है। और अगर पहली महिला तो 1917 में की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये किया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो बहिष्कृत भारत एक जो है पाक्षिक यानी हर 15 दिन में छपने वाली पत्रिका या अखबार था। समाज में जिन दलितों और अछूतों को बहिष्कृत यानी समाज से अलग कर दिया था, उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों की आवाज़ उठाने और उनमें जागृति लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने 3 अप्रैल 1927 को मराठी भाषा में इस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसको कहीं आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब हो सकता है कि किताबों में आपको इतना डिटेल ना मिले, लेकिन फैक्ट में अगर मिल जाता है क्वेश्चन के थ्रू तो अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, और वो कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित? तो पता ही है, इसमें बताने वाली क्या बात है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक। तो साल 1939 में महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद हो गया। इसके कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं छोड़ी। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी खुद की एक नई राजनीतिक पार्टी या गुट बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी वामपंथी और क्रांतिकारी जो विचारों के लोग थे उसको एक साथ लाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार समझ गए, यानी उस समय जो बनी थी। तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ए, ठीक है। 1947 में पूरी तरह आज़ादी मिलने से पहले देश का शासन चलाने के लिए 1946 में एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसे अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। इस सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान को इस सरकार में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर यानी देश के खजाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मतलब ईसवी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ए, सिद्धू और कान्हू ने। 1857 की महान क्रांति से भी पहले आज के झारखंड, तब के बंगाल प्रांत के भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उसमें रहने वाले संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजों के और जमींदारों के और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ क्या किया? एक बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। इस ऐतिहासिक
संताल विद्रोह के मुख्य नायक जो थे वो 4 भाई थे, जिनमें से सबसे प्रमुख जो थे वो सिद्धू और कान्हू थे। उन्होंने करो या मरो का नारा देकर अपने पारंपरिक तीर कमानों से अंग्रेजों की बंदूकों का मुकाबला किया था। ठीक है, बहुत ही खूनी विद्रोह था। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, पूछता है मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक, 76 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने। ये मतलब पता है हर साल पूछता है, हर साल पूछता ही पूछता है। राजकुमार शुक्ल ने दिया था ये। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसान तिनकटिया व्यवस्था, इसके बारे में जानते ही होंगे, के तहत किसानों से जबरन जो है नील की खेती करवाते थे, जिससे किसानों की हालत बहुत खराब थी। चंपारण के एक ही स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इस दर्द को समझते थे। वो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले और बार बार उनसे आग्रह किया कि चंपारण आ जाइए और वहाँ के किसानों की दुर्दशा को देखिए। उन्हीं के जिद और बुलावे यानी आमंत्रण पर गांधी जी 1917 में बिहार आए, जहां उन्होंने भारत में अपना पहला सफल चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बताइए। गौतम बुद्ध को, और किसको? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या राजकुमार थे। सत्य की खोज में अपना घर बार छोड़कर भटक रहे थे। बिहार के गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, अब जो है बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे निरंजना नदी के किनारे उन्होंने कठोर तपस्या की। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बोध हुआ। ज्ञान मिलने के बाद ही वे सिद्धार्थ नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहलाए और उस जगह का नाम जो है हमेशा के लिए बोध गया पड़ गया। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, सी। अनुशीलन समिति मूल रूप से बंगाल का एक बहुत ही गुप्त और प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन था, जिसका काम अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को तैयार करना और हथियार इकट्ठा करना था। इस क्रांतिकारी विचारधारा को बिहार में फैलाने के लिए महान क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल ने साल 1913 में पटना में इसकी एक नई ब्रांच शाखा शुरू की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो किन्होंने किया था बताइए। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। ठीक है, बी, ऑप्शन बी। गरीबों, मजदूरों और किसानों के हक की बात करने वाली समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर बिहार के कुछ नेताओं ने मिलकर साल 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। इसके गठन में मुख्य भूमिका फूलन प्रसाद वर्मा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। बाद में 1934 में इसकी आधिकारिक तौर पर अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में बड़ी बैठक हुई थी। ठीक, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कहता है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। सबको पता है, सासाराम में। ए, बिहार के रहने वाले महान शासक शेर शाह सूरी, जिन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में स्थित है। यह मकबरा वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि यह एक कृत्रिम इंसानों द्वारा बनाई गई झील के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है और देखने में एक सुंदर महल जैसा लगता है। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के आयाम की माप से, बी। ठीक है, तो जैसे हम किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई नापते हैं, वैसे ही पूरी पृथ्वी का आकार जो है, उसका क्षेत्रफल, उसकी सटीक गोलाई और उसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नापने वाली जो विज्ञान होती है उसको जियोडेसी कहते हैं। ठीक है, इसी विज्ञान की मदद से क्या होता है, आज हमारे फ़ोन का GPS जो नक्शा है, मैप्स, वो बिल्कुल जो है सटीक काम करता है। ठीक, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बी, ए वैगनर के द्वारा। तो साल 1912 था, उसमें अल्फ्रेड वैगनर ने, ए वैगनर कहते हैं, एक मज़ेदार थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि आज की दुनिया में जो अलग अलग महाद्वीप जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका है, वो करोड़ों साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक ही विशाल जमीन का टुकड़ा थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था।
समय के साथ ये जमीनें पानी पर तैरती हुई एक दूसरे से दूर खिसक गईं, बह गईं। इसी को महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कहा जाता है। और किसने दिया इसको? ए वैगनर ने कहा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? बताइए। इसका आंसर होगा ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए फैक्ट देखते हैं। ट्रेंच का मतलब होता है समुद्र के अंदर की बहती गहरी खाई। सुंडा ट्रेंच जो जिसे जावा ट्रेंच भी कहते हैं, वह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। यह इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीपों सुमात्रा और जावा दोनों के समानांतर यानी पैरेलल फैली हुई है। चूंकि यह एक से अधिक द्वीपों के पास है, इसलिए परीक्षा के नियमों के मुताबिक इसका सही विकल्प ई होगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण यानी बी। जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उस पर एक काल्पनिक बल काम करता है जो चीजों को सीधा जाने के बजाय थोड़ा तिरछा या घुमावदार कर देता है। हमारी पृथ्वी भी अपनी दूरी पर बहुत तेज घूम रही है और घूर्णन कर रही है। इस घूमने के कारण जो बल पैदा होता है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसी बल की वजह से दुनिया की हवाएं जो है वो समुद्री लहरें सीधी न चलकर उत्तर और दक्षिण दिशा में गोल घूम जाती हैं, जिसे चक्रवात साइक्लोन भी बनते हैं। ठीक, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो आप अगर देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैप देखा होगा आपने, ठीक, डेड सी का, तो आप समझ जाते हैं। वैसे आंसर बताता हूँ, लेबनान ए। देखिए, जो डेड सी है, मृत सागर है, दुनिया की एक ऐसी मशहूर झील है जिसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इंसान चाहकर भी इसमें डूब नहीं सकता। अगर आप ऐसे कूदेंगे तो डूबेंगे नहीं, तैरने लगेंगे, वो पानी के ऊपर तैरता ही रहता है। यह झील जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर के बीच से घिरी हुई है। लेबनान देश जो है इससे थोड़ा सा उत्तर में रह जाता है, इसीलिए इसकी जो सीमा मृत सागर यानी डेड सी को नहीं छूती है। ठीक, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो यह है टाइटेनियम का बी। देखिए, इल्मेनाइट एक काले या गहरे रंग का खनिज पदार्थ होता है, पत्थर होता है, ओर होता है, जो भारत के समुद्री किनारों की रेत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु के तटों पर खूब मिलता है। इस खनिज को रिफाइन करके यानी साफ करके टाइटेनियम धातु निकाली जाती है। टाइटेनियम बहुत हल्का और स्टील से भी मजबूत होता है, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज और स्पेसक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। ठीक, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तुलना करके देखिए, सही उत्तर होगा ए, केवल 1 और 2। ठीक, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत हिमालय की जितनी भी नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र साल भर बहती हैं, क्योंकि पहाड़ों की बर्फ पिघलती रहती हैं और वे तेज ढलान से आती हैं। इसके उलट दक्षिण भारत में क्या होता है? प्रायद्वीपीय जो है मतलब नदियां जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, वो गर्मियों में सूखने लगती हैं क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ जो है बारिश के पानी पर चलती हैं। इसीलिए पहला और दूसरा पॉइंट जो है बिल्कुल सच है, जिससे विकल्प ए ही जवाब बनता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए। जियोसिंक्लाइन सी, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। तो जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जमीन के बीच का एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा या खाई। करोड़ों साल पहले जब हिमालय पहाड़ बन रहा था, तब उसके ठीक नीचे, जहां आज उत्तर भारत है, एक विशाल और गहरी खाई बन गई। समय के साथ हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उसने अपने साथ जो मिट्टी लाई, गाद लाया, सेडिमेंट्स लाए, उसको इस खाई में भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो गहरी खाई जो है पूरी तरह भर गई और आज जो है समतल यानी गंगा मैदान बन गई। ठीक, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? बताइए।
मीठे पानी की झील। ई होगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों होगा, देखिए वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकताल झील मणिपुर में है, ये भी मीठे पानी की बहुत प्रसिद्ध झील है जहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बाकी बची जो चिल्का और सांबर खारे पानी की झील है, ठीक है। तो 2 तो है, तो इसलिए 1 से अधिक। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, बताइए आप। शनि का, ठीक है। घनत्व कम होने का मतलब है कोई चीज अंदर से कितनी हल्की या खोखली है। तो शनि ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे हल्का यानी कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपके पास कोई बहुत बड़ा समंदर हो और आप उसमें शनि ग्रह को डाल दें तो वह पत्थर की तरह डूबेगा नहीं, ठीक है, बल्कि पानी के ऊपर फुटबॉल की तरह तैरने लगेगा, यानी ये ग्रह डूबेगा नहीं पानी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, बताइए। चिड़िया नहीं है ये जगह है, ठीक है, चिड़िया। तो उस पर नहीं जाना है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, लॉयस्क खनन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो है चिड़िया नाम की एक जगह है। इसे पक्षी समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यह जगह जो है वो भारत की सबसे बड़ी लोहे की खदान यानी आयरन और माइन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ज़मीन के नीचे अरबों टन बेहतरीन क्वालिटी का लोहा दबा हुआ है, जिससे हमारे देश में स्टील और गाड़ियाँ जो है बनती हैं, ठीक। तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण यानी लिंकिंग से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी हुई है कृष्णा और गोदावरी नदी के। यह आंध्र प्रदेश की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना यानी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसके तहत गोदावरी नदी के एक्स्ट्रा पानी को जो बहकर समंदर में बेकार चला जाता है, मोटरों और नहरों के जरिए जो है कृष्णा नदी की तरफ मोड़ दिया गया, ताकि सूखे इलाकों में किसानों को जो है सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सके। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलीन के संबंध में है, बताइए। कथन पढ़िए सारे, तभी बता पाइए। इसका सही उत्तर है बी, ए 1, 2 और 4, ठीक है। जब बर्फीले पहाड़ यानी ग्लेशियर जो है उसकी बर्फ पिघलती है तो वह ज़मीन पर अजीबोगरीब आकृतियाँ बनाती हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब बर्फ़ के नीचे पानी बहता है तो वह रेत बजरी की लंबी लकीरें छोड़ जाता है, जिसे एस्कर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 1 और 4 सही हो गया। जब ग्लेशियर मिट्टी और पत्थरों के छोटे छोटे ढेर बना देता है और जो उल्टी चम्मच या आधे कांटे अंडे जैसे दिखते हैं तो उसे ड्रमलीन कहते हैं। कई सारे ड्रमलीन जब एक साथ दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टोकरी में अंडे रखे हुए हैं। इसीलिए पॉइंट 3 जो है उसमें एस्कर की जगह ड्रमलीन को होना चाहिए था, तो गलत हो गया। इस तरह 1 और 2 और 4 ये जो है तीनों सही हो गए, तो विकल्प बी हमारा सही। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमिगत कोयले का दहन अंडरग्राउंड कोल फायर्स किस राज्य में होता है। तो ये होता है झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड का जो झरिया है धनबाद इलाका कोयले की खदानों के लिए जाना जाता है और यहाँ ज़मीन के अंदर मौजूदा कोयलों की परतों में पिछले 100 से भी ज़्यादा सालों से रहस्यमयी और ख़तरनाक आग सुलग रही है, जिसे भूमिगत कोयले की आग कहते हैं। और यह आग ज़मीन के अंदर ही अंदर फैलती रहती है, जिससे वहाँ की परतें जो है वो तपती हैं और जहरीला धुआं निकलता है और कई बार जो है अचानक ज़मीन धंस भी जाती है। समझ गए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक मतलब माइका, ठीक। तो किस जिले में है बताइए। यह है गया में। ऐसे बता देता हूँ कि बिहार में अभ्रक का जो मुख्य भंडार है वो नवादा, गया, जमुई जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पे उसमें सिर्फ गया ही है, तो हम गया को मार देंगे टिक सी, ठीक।
एक चमकीला खनिज पदार्थ होता है अभ्रक, जिसमें जो है बिजली आर पार नहीं जा सकती, ठीक है, यानी अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल बिजली के सामान जैसे प्रेस या इंसुलेटर जो है उसको बनाने में खूब होता है। बिहार में यह मुख्य रूप से झारखंड बॉर्डर से सटे जिलों में जैसे गया, नवादा, पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के नीचे पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? पटना में, ठीक है, बी पटना। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, वहाँ से सोन नदी निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, वो बिहार में आती है। इसके बाद ये पटना जिले में मनेर के पास जाकर विशाल गंगा नदी में मिल जाती है। दो बड़ी नदियों के इस मिलन के स्थान को ही संगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कहता है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो किससे निकलती है बताइए? ये निकलती है छोटा नागपुर से, वहाँ के पठार से, सी। ठीक, तो झारखंड और उसके आसपास के जो ऊंचे पठारी यानी पहाड़ी और पथरीला जो इलाका है को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। दामोदर, स्वर्ण रेखा जिसके किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है, और कोयल नदियाँ जो है इसी पठार के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं और आगे बहती हैं। यह इलाका नदियों के निकलने के साथ साथ खनिजों यानी कोयला और लोहा के लिए भी बहुत अमीर माना जाता है, यानी बहुत जो है समृद्ध माना जाता है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल साइट उस समय पूछा गया। ठीक है, बताइए कौन सा है? तो पहला है कंवर झील, सी। रामसर स्थल का मतलब होता है दुनिया के ऐसे महत्वपूर्ण दलदली इलाके या झील यानी वेटलैंड्स जिन्हें पक्षियों और पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास सुरक्षा दी जाती है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कंवर झील जो है, जिसको कांवरताल झील भी कहा जाता है, बिहार की पहली और इकलौती ऐसी झील बनी है जिसे यह खास दर्जा मिला है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की उथली झील, ठीक है, ऑक्सबोल टाइप की ऐसे उथली हुई लेक भी है। ठीक, जहाँ सर्दियों में विदेशों से हजारों सुंदर पक्षी आते हैं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मयोनी हिल यानी ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिलों में स्थित है? ठीक, तो इसका सही आंसर है गया। ब्रह्मयोनी हिल गया जिले में स्थित एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक पहाड़ी है। हिंदू धर्म में इसका बहुत धार्मिक महत्व है और पितृपक्ष के समय लोग यहाँ पिंड जो वेदी होता है पर दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा बौद्ध इतिहास के अनुसार जो है महात्मा बुद्ध ने भी इस पहाड़ी पर अपने शिष्यों को एक बहुत प्रसिद्ध उपदेश यानी फायर सरमन दिया था। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो जाना हो तो आप चले जा सकते हैं। आखिरी और 100वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे अधिक जिले हैं? बताइए। तो ये है बी उत्तर पश्चिम। तो खेती, किसानी, मिट्टी और मौसम के हिसाब से बिहार को मुख्य रूप से 3 बड़े जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। जोन 1 जो है वो उत्तर पश्चिम है। इसमें सबसे ज़्यादा यानी 13 जिले आते हैं जैसे चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर आदि। जोन 2 जो है वो उत्तर पूर्व है, इसमें 8 जिले आते हैं। ठीक, जोन 3 है दक्षिण बिहार, इसे पूर्व और पश्चिम 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 17 जिले यानी दक्षिण पश्चिम में 11 और दक्षिण पूर्व में 6 आते हैं। चूंकि यहाँ पे एक अकेले जोन की बात है तो इसलिए उत्तर पश्चिम जो जोन 1 है वही सबसे ज़्यादा 13 जिले उसी में शामिल है, इसीलिए वही आंसर होगा। ठीक, चलिए तो आज का 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब जो बचे हुए 40 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे। डिफिकल्टी लेवल तो आप देख ही लेंगे और देख लेंगे कैसे बनाना है उसको। ठीक है, ज़्यादा है नहीं, 40 क्वेश्चन और हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।